चलिए देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है कि एक एल आर परिपथ में आर बराबर 10 है, एल बराबर 2 हेनरी है। यदि 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। चलिए देखिए क्या है, सर्किट है एल आर है, ये एल आर सर्किट बना लिया अपन ने। अब इसमें जो सप्लाई लगाई गई है वो एसी है। अब एसी में जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है, यानी VRMS कितना वोल्ट 120 वोल्ट, और 60 हर्ट्ज की सप्लाई इसमें लगाई गई है। आपसे करंट की वैल्यू बोली है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है VRMS अपॉन इम्पीडेंस। तो VRMS तो 120 है, इम्पीडेंस क्या होगा एल आर सर्किट का √R² प्लस XL का स्क्वायर। बोलिए यस और नो। और R² इक्वल प्लस XL का स्क्वायर, XL कितना होता है वही ओमेगा एल। तो 120 अपॉन √R², R की वैल्यू दी गई अपन को क्वेश्चन में 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस XL मतलब ओमेगा एल यानी 2πfL का होल स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, सब कुछ दिया गया है ना। वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व करने पर इसके बाद आएगा आपके पास आंसर 0.16 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है धारा वृद्धि के समय एल आर परिपथ में समय नियतांक वह समय है जिसमें धारा का मान हो जाता है। देखिए धारा वृद्धि के समय, भाई धारा जब बढ़ती है तो करेंट कह रहा टाइम कांस्टेंट एल आर समय में टाइम कांस्टेंट वो समय है जिसमें करंट अपनी मेन वैल्यू की कितनी हो जाती है 63%। यस और नो, पीक वैल्यू की। मतलब आंसर क्या आ जाएगा 63 टाइम्स ऑफ 0.63 I0 इज द करेक्ट आंसर सी, है ना। ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो करंट होती है टाइम कांस्टेंट में अपनी पीक वैल्यू का 63% हो जाती है। यस और नो, ठीक है ना। हाँ, और जो रिलेशन होता है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। I एट एनी टाइम इक्वल टू I0 1 माइनस e की पावर माइनस R/L इंटू टी, जहाँ पे L/R को अपन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक 280 ओम का प्रतिरोध विद्युत बल्ब को 200 वोल्ट की लाइन से जोड़ा गया है। बल्ब में प्रवाहित धारा का शिखर मान होगा। देखिए भैया 280 ओम का रेजिस्टेंस है और आपने कहा है 200 वोल्ट की विद्युत लाइन, यानी एसी होती है 200 वोल्ट की, समझ गए ना। आपको क्या कह रहा है कि करंट की वैल्यू बतानी पड़ेगी आपको, है ना। करंट की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, करंट की वैल्यू। तो सबसे पहले ही अपने पास क्या है, आपको करंट की पीक वैल्यू बताना है। तो करंट की पीक वैल्यू बताने के लिए आपको करंट पहले निकालनी पड़ेगी। सो I इक्वल टू IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन कितना ओनली रेजिस्टेंस। VRMS कितना दिया गया बेटा 200 वोल्ट, बोलो यस और नो। रेजिस्टेंस कितने ओम है बेटा 280 ओम, बोलो यस और नो। ये आ गया IRMS। अब आपको पता है I0 इक्वल टू पीक वैल्यू इक्वल टू होता है IRMS का कितने गुना √2 टाइम्स। सो 200 अपॉन 280 मल्टीप्लाइड बाई √2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा लगभग 1 एम्पियर के आसपास। कितने एम्पियर के आसपास 1 एम्पियर। तो जो पीक वैल्यू आएगी वो करंट की वो 1 एम्पियर आएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है भाई, नीचे दिए गए परिपथ में एक प्रत्यावर्ती विभव V इक्वल टू 220 वोल्ट RMS प्रयुक्त किया गया संधारित्र पर विभव होगा। देखो कैसे क्या सर्किट है। सर्किट ये है 56 नंबर कि एक आपके पास ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को आपने एक डायोड लगा दिया है। ये क्या लगा है डायोड, और डायोड लगा करके आपने एक कैपेसिटर लगा दिया है। तो आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में होती है। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड क्रॉस नहीं करने देगा, केवल पॉजिटिव को क्रॉस करने देगा, समझ गए ना। मतलब इसके ऊपर केवल पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा। अब आपको बताना है कि इसका जो पीक ये जो इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा भाई। इसके ऊपर वोल्टेज जो आएगा मैक्सिमम कितना आएगा, उसका पीक वोल्टेज आएगा, है ना। तो आपको RMS कितना दिया गया है 220 वोल्ट, और आपको बताना है कि इसके ऊपर कितना वोल्टेज आएगा। तो पीक वोल्टेज कितना होगा भाई, जितना आपने लगाया है वहीं इसी के ऊपर इतना आएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, सेम वोल्टेज आएगा। बट आपको ये RMS है, आपको पीक वोल्टेज बताना है। तो अपन जानते हैं कि V0 इक्वल टू होता है VRMS मल्टीप्लाइड बाई √2। तो √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 220 √2, क्योंकि 220 वैसे दिया है और ये आंसर आएगा 220 रूट का 2। क्लियर हो गया ना। तो 220 √2 इज द करेक्ट आंसर 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक, मतलब कि यूनिट ऑफ इम्पिडेंस भाई ओम ही होता है।
वो भी तो एक तरीके का रेजिस्टेंस है, तो ओम ही होता है। ओके, देन अगला क्वेश्चन है R/L की डायमेंशन बताइए। तो R/L क्या होता है? टाइम का उल्टा, है ना। R/L टाइम का उल्टा होता है, तो आंसर क्या आएगी? T इनवर्स T की पावर -1 R/L की डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक LR परिपथ में विद्युत वाहक बल E का एक सेल है, समय t = 0 पर लगाया जाता है, बहुत समय के पश्चात परिपथ में धारा का मान होगा, बहुत समय के बाद, है ना। मतलब एक आपने एक सेल है, मतलब डीसी करंट भेज रहे हो। कौन सी करंट भेज रहे हो? डीसी करंट। तो आपको बताना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी थोड़े समय के बाद। चलो खेलते हैं इसके साथ। 59 क्वेश्चन नंबर। तो सिचुएशन क्या है भाई? एक L सर्किट है और एक R सर्किट है, और यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा दी है E की। आपको करंट बतानी है। देख बेटा, XL = क्या होता है? ओमेगा L। ओमेगा L होता है कि नहीं होता? डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। तो क्या ये XL को ही प्रोवाइड करेगा? नहीं, 0। मतलब कि ये 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। 0 रेजिस्टेंस मतलब सीधा तार। R = 0 रेजिस्टेंस का सीधा तार, कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा। केवल किसकी काम चलेगा? इसका काम चलेगा, रेजिस्टेंस का। तो करंट I = क्या हो जाएगा? सीधी सीधी बात है, E/R, क्योंकि वो तो 0 हो गया। तो चेक करिए आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। हो रहा क्या? I = E/R। क्वेश्चन नंबर 59 का बिल्कुल सही, I = C/R, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी टाइम बोलते हैं कि भैया एट t = इन्फिनिटी जो करंट आती है दैट इज I = E/R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। एक डायनामो की कुंडली में n फेरे हैं, क्षेत्रफल A है और यह चुंबकीय क्षेत्र B में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। इस पर आने वाला अधिकतम विद्युत वाहक बल E मैक्सिमम की वैल्यू बोली गई है। वैसे रटवा दिया मैंने, NA/B ओमेगा होता है E मैक्सिमम, E0 sin ओमेगा t। करेक्ट आंसर D है। और वैसे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 60, कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, जिसका नाम है B। क्या नाम है? B। A एरिया की एक कॉइल है और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो आपको बताना है EMF कितना होगा। तो अपन लोग जानते हैं E = कितना होता है? d∅/dt, यस और नो। और ∅ कितना होता है? B.A। ∅ = d/dt और mod A cos थीटा। बोलो यस और नो। अपन लोग जानते हैं कि B कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है बाहर, केवल d/dt के चक्कर में कौन फंसेगा? cos थीटा। तो cos और थीटा की जगह देखिए, अपन लोग जानते हैं ओमेगा = होता है θ/t, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम = एंगुलर वेलोसिटी। सो थीटा = कितना हो गया? ओमेगा t। तो यहाँ आ जाएगा cos ओमेगा t। चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक माइनस साइन भी आता है, हालांकि माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस यहाँ भी आएगा। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ओमेगा t, और साथ में ओमेगा कांस्टेंट बाहर आएगा, तो माइनस साइन ओमेगा t, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा? अच्छा n फिर तो भूल ही गया मैं, n लगा लो, है ना, यहाँ पे n लगाएगा। तो देखो बच्चों, इसका ओमेगा आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, NBA ओमेगा, और साथ में क्या हो गया? साइन ओमेगा t। इसे बोलते हैं E0 साइन ओमेगा t। तो ये बन गया। तो E0 यानी पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू ही पूछी गई, तो आंसर कितना होगा? NAB ओमेगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 61, वेरी सिंपल। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइडेड इन इंडिया 50 हर्ट्ज। डायरेक्टली याद कर लो, इंडिया में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 62, ट्रांसफार्मर तथा अन्य विद्युत चुंबकीय उपकरणों में क्रोड पतलित किए जाते हैं, मतलब वाई द इन ट्रांसफार्मर और अदर इंस्ट्रूमेंट द कोर्स आर लैमिनेटेड। क्यों भाई? एडी करंट ना बने, एडी करंट ना बने। करेक्ट आंसर इज डी, है ना। क्रोड में भंवर धारा हानि घटे। समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ V = 4 sin ओमेगा t + 3 cos ओमेगा t, देन वैल्यू बतानी है आपको। किसकी वैल्यू? वोल्टेज की RMS वैल्यू बतानी है। चलिए देखिए, आपके सामने दिया गया है 63 क्वेश्चन। V = 4 sin ओमेगा t + 3 cos ओमेगा t, मतलब दो वोल्टेज का सुपर पोजिशन हो रहा है एक तरीके से। यहाँ पे एक वोल्टेज है 4 sin ओमेगा t और एक वोल्टेज है क्या? 3 cos ओमेगा t। तो एक वोल्टेज का क्या होता है? यहाँ दो वोल्टेज का क्या हो रहा है? सुपर पोजिशन हो रहा है ना। तो इसको आपको सिंगल फॉर्म में लिखना है। तो बेटा इसका सीधे शॉर्ट ट्रिक बताऊँ मैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है √4 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर है ना, ये पीक वैल्यू है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया? 25 का रूट कितना आ गया? 5। तो ये इन दोनों के सिस्टम की पीक वैल्यू हुई। अब हमको क्या चाहिए? करंट VRMS। तो VRMS कितना होता है? V0/R।
√2, तो 5/√2 विल बी द आंसर। तो इसका आंसर होगा 5/√2। ओके, अब इसका वैसे मेथड क्या होता है, आप लिख लो इसको 4 sin ωt प्लस 3 cos ωt। समझ गया ना। अब आप एक काम करो, 5 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 5 × 4/5 sin ωt प्लस 3/5 cos ωt। समझ में आया। थोड़ा और सजाओ सवारो इसको लिख सकते हैं sin ωt मल्टीप्लाइड बाई 4/5 प्लस cos ωt मल्टीप्लाइड बाई 3/5। हमने मान लिया कि कोई एंगल है फाई, कोई एंगल है फाई, इसका बेस है 4, हाइपोटेनस है 5, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 3। क्लियर है। तो cos फाई क्या बनेगा 4/5, cos फाई क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये cos फाई क्या कहलाएगा 4/5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई sin ωt इंटू cos फाई प्लस cos ωt इंटू कितना sin फाई। sin फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बन गया sin A cos B प्लस cos A sin B। किसका फॉर्मूला होता है sin A प्लस B का, तो sin ऑफ ωt प्लस फाई। क्लियर हो गया। देखिए अब ये जो फंक्शन है ये पूरे तरीके से ओनली साइन के टर्म्स में बदल चुका है, जिसकी पीक वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी 5/√2। क्लियर हो गया ना। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो √a² प्लस b² का फॉर्मूला लगा करके डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63। आइए 64 पे। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा हुआ है, इसमें 100 वाट 120 वोल्ट का बल्ब जल रहा है, यदि एसी मेंस का मान 0.5 ओम है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी। ओके, क्या बोला गया देखिए भाई, ये ट्रांसफार्मर है। 64 क्वेश्चन नंबर पूरा एक्सप्लेन करूं। ये एक ट्रांसफार्मर बना लीजिए, एक इसका इनपुट है एक इसका आउटपुट है। अब ये ट्रांसफार्मर है, इसमें कह रहा है इनपुट में 220 वोल्ट का सोर्स जुड़ा हुआ है, मतलब आरएमएस वैल्यू कितनी है 220 V1। ओके, 220 वोल्ट का जुड़ा हुआ है, इसमें से 100 वॉट 110 वोल्ट का बल्ब जलाना है, मतलब यहाँ पर जो आपको पावर चाहिए है पी आउट वो कितनी है 100 वॉट, कितनी है, और जो वोल्टेज है वो कितना है आपके पास 110 वोल्ट। 110 वोल्ट कह रहा है यदि एसी मेंस में जो करंट है, एसी मेंस में जो करंट है दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, मतलब स्टार्टिंग में इनपुट जो करंट है वो कितनी है 0.5 एम्पियर। तो बताना है आपको बताना है कि एसी मेंस माई ख्याल, हाँ ठीक है प्राइमरी वाली, आपको बताना है कि भाई एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी। क्लियर हो गया। चलिए तो देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100। भाई आउटपुट पावर कितनी मिल रही है 100 ही तो मिल रही है। इनपुट पावर इक्वल टू करेंट इंटू वोल्टेज, करेंट इंटू वोल्टेज, भाई पी इक्वल टू वी आई, करेंट इंटू वोल्टेज, तो करेंट है 0.5 का और वोल्टेज कितना 220 का, बोलो यस, मल्टीप्लाइड बाई 100 टोटल के लिए। क्लियर हो गया ना। चलो मल्टीप्लाई काटा कुटी करो, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 100, तो फिर से 100 आ गया। क्लियर हुआ ना। हाँ, तो 5 से 100 कितने बार कटेगा 20 बार, और 20 गुणे 100 कितना हो गया 2000, कितना हो गया 2000, और 2000 डिवाइडेड बाई 22, समझ गया ना। तो ये आएगा लगभग 90% के आसपास, कितना आएगा 90% के आसपास, ठीक है ना। क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ कैलकुलेशन, पी आउटपुट कितनी है 100 वाट, आउटपुट 100 वाट है, ऊपर एक और 100 ये वाला मल्टीप्लाई है, इनपुट पावर इक्वल टू करेंट इंटू वोल्टेज, तो करंट है वोल्टेज है 220 इनपुट का और करंट है कितनी 0.5 एम्पियर, समझ गया ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एफिशिएंसी इक्वल टू कितनी आ रही है 90% एफिशिएंसी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या कह रहा है, किसी 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान 10 एम्पियर है, प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम पहुंचने के लिए समय तथा अधिकतम धारा क्या होगी। चलिए देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से पहला जैसा क्वेश्चन है। ओमेगा इक्वल टू कितना दिया गया 50 हर्ट्ज, ओमेगा इक्वल टू 50 हर्ट्ज। अब कह रहा है जो करंट का जो IRMS है दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, कह रहा है कि वो करंट जो जा रही है सर्किट से उसका IRMS कितना है 10 एम्पियर, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है करंट की पीक वैल्यू क्या होगी,
तो आई नॉट इक्वल टू होता है क्या, आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाई √2, तो आई आर एम एस 10 मल्टीप्लाइड बाई √2 यानी कि 1.414, तो आंसर कितना आएगा 14.14 एम्पियर। ये तो करंट आ गई, ये क्या आ गई, करंट। अब कह रहा है कि करंट को 0 से 0 से लेके मैक्सिमम तक पहुंचने में लगा समय। पहले ही फॉर्मूले मैंने बताया थे T/4 होता है, याद आया? तो पहले अपन को T निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा इक्वल टू 50 हर्ट्ज है, ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा को बोलते हैं 50 हर्ट्ज है, ठीक है भाई। ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/T, 2π/T होता है कि नहीं होता है, 2π/T इक्वल टू 50, तो T इज इक्वल टू कितना हो गया 2π/50, T इक्वल टू 2π/50, क्लियर हो गया ना, T इक्वल टू 2π/50। हमें क्या चाहिए T/4, मतलब 2π/50 का भी 1/4 चाहिए है, ये हमारा टाइम पीरियड है 0 से मैक्सिमम करंट। तो काटा कुटी शुरू कर दो भाई, ये हो गया 2, ऊपर क्या करो, ऊपर लिख दो 22, नीचे हो गया 7, इधर 50, इधर 2, 2 से कितने बार कट गया 11, तो 11 डिवाइडेड बाई 7 गुणे 5 कितना 350। बेटा तो बहुत ही कम समय आएगा, सॉल्व कर लो इसको, और इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ रहा है, जो समय आ रहा है वो आ रहा है 5 × 10⁻³ सेकेंड। समझ गए ना? तो इसको सॉल्व करने पर समय आएगा 5 × 10⁻³ सेकेंड। ओके, एक मिस्टेक हो गई मुझसे बच्चों, यहाँ पे मैंने ओमेगा लिख लिया 50 हर्ट्ज, सॉरी यहाँ पर टाइम था 50 हर्ट्ज, तो ये गलत हो गया मेरे डेरिवेशन। ये ओमेगा नहीं थी, ये सिंपल फ्रिक्वेंसी थी, सॉरी 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज में सिंपल फ्रिक्वेंसी होती है, ओमेगा तो रेडियन पर सेकंड में नापा जाता है। ओमेगा किस में नापा जाता है, रेडियन पर सेकंड में। तो यस, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रिक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 1/50। समझ गए ना? और हमें क्या चाहिए, T/4 चाहिए, तो 4 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 कितना हो जाएगा 200। हाँ, ये आएगा। नाउ इट इज 5 × 10⁻³ सेकेंड। अब सही, बिल्कुल, अब ये टाइम बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। प्रत्यावर्ती धारा प्रतिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान I = 2 sin 100πt + π/3 एम्पियर है, तो धारा का अधिकतम मान प्रथम बार होगा। अच्छा, तो आपको बताना है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज्यादा किस समय पे होगी, तो वही T/4 ही निकालना है इसमें भी अपन को। समझ गए ना? मैक्सिमम वैल्यू करंट की, ओके, किस समय पे होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो 2 है ना। ओके, क्वेश्चन करना पड़ेगा बच्चों, देखिए समझिए क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 66, भाई करंट की वैल्यू सर्किट में क्या दे रखी है, अल्टरनेटिंग करंट की, I = 2 sin 100πt + π/3, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। अब कह रहा है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू पहली बार कब होगी, तो ये देखिए पीक वैल्यू क्या थी 2, तो किसी ना किसी समय करंट अपनी पीक वैल्यू 2 पर तो पहुंचेगा। तो 2 = 2 sin 100πt + π/3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1, बोलो यस। 1 = sin of 100πt + π/3। पहली बार sin 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री यानी कि π/2, तो यानी π/2 इज इक्वल टू साइन, मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, π/2 के इक्वल, क्योंकि ऐसे चाहो तो sin π/2 लिख सकते हो, फिर साइन से साइन कैंसिल करना पड़ेगा, तो सीधे लिख दिया मैंने π/2 इज इक्वल टू 100πt + π/3। बोलो यस कि नो? तो π/2 देखो, π/2 - π/3 = 100πt, ठीक है। π/2 में से π/3 गए, मतलब 90 में से कितना गया 60, तो कितना बचेगा 30। π/6 = 100πt। बोलो यस और नो? पाई से पाई कैंसिल, क्लियर हो गया? तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया है। अब कितना आ रहा भाई, सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पर t इज इक्वल्स टू 1/600 सेकेंड, 1/600 सेकेंड, मतलब इस पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहली बार गेन करेगी। समझ में आया? करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू इस पर पहली बार गेन करेगी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी हानियां ट्रांसफार्मर में नहीं होती हैं? ट्रांसफार्मर में कौन सी नहीं होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, होती है नहीं पूछा गया, नहीं होती है पूछी गई हैं कि कौन सी नहीं है। भाई ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस बिल्कुल होता है, कोर आयरन का बना होता है। ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस बिल्कुल होता है। फ्लक्स लीकेज भी होता है। हाँ, यांत्रिक हानि है, चलता ही नहीं ट्रांसफार्मर, ये थोड़ी ना कि यहाँ लगा है पहुँच जाएगा मामा जी घर में चलते जो, समझ गए ना? तो यांत्रिक यानी मैकेनिकल लॉस नहीं होता है, मैकेनिकल लॉस
नहीं होता। तो सी आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर को किसका प्रभाव करने के लिए लेपित किया जाता है? मतलब लेमिनेटेड किसका इफेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर को, कोर को लेमिनेट किया जाता है? आंसर क्या होगा? एडी करंट लॉस। यस, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को अपन लेमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया, ठीक है ना। एडी करंट करने से क्या होता है? एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 69, एक आदर्श प्रेरकत्व में औसत शक्ति ह्रास होता है। 69 अगला देखिए, कह रहा क्वेश्चन नंबर 69, एक आदर्श प्रेरकत्व में औसत शक्ति ह्रास। आदर्श प्रेरकत्व मतलब आइडियल सोलेनोइड। तो आइडियल सोलेनोइड में केवल सोलेनोइड एल होगा, यानी प्योर एल, और प्योर एल में वोल्टेज और करंट के बीच में फेस कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो पावर, एवरेज पावर कितनी होगी? 0, कोई पावर लॉस नहीं होगा। तो 69 का भी क्या हो गया? 0। नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व की विमा, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस की आपको डायमेंशन बतानी है। सेल्फ इंडक्टेंस की क्या बतानी है आपको? डायमेंशन। तो देखिए कैसे बता सकते हैं, हम जानते हैं ईएमएफ इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी ईएमएफ यानी कि चार्ज वर्क पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल ही होता है ना एक तरीके से, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज एल, और डी आई बाई डी टी यानी एम्पियर पर टाइम, एम्पियर पर टाइम। अब वर्क की क्या होती है? एम एल टू टी की पावर -2। क्लियर या सुनो? तो वर्क की एम एल टू टी की पावर -2 अपॉन क्यू इक्वल्स टू आई टी। आई मतलब एम्पियर और टी मतलब टाइम, एल मल्टीप्लाइड बाई ए, एम्पियर मतलब ए एम्पियर और टाइम मतलब टाइम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कर लेंगे ना सॉल्व? तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है एम एल टू टी की पावर -2 और क्या आ जाएगा? ए की पावर -2। यही मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। अब यहाँ ए की पावर -1 और फिर ये आएगा नीचे, तो यहाँ फिर से -1, तो ए की पावर -2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? एम एल टू टी की पावर -2 और ए की पावर -2। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एम एल टू टी की पावर -2 ए की पावर -2। ये है सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन। क्लियर हुआ?